हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दी ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एसजी क्लासेस। और आज हम बात कर रहे हैं बीएसटी क्लास 11th की। बेटे बीएसटी क्लास 11th में हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 1। और चैप्टर 1 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 में अब तक हम ये पढ़ चुके कि बिजनेस में हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का यहाँ पर बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जो भी एक्टिविटीज हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए या पैसा कमाने के लिए करते हैं उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक, हम पहली ही क्लास में पढ़ चुके कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इनका डिफरेंस भी हम देख चुके। हम देख चुके कि जो बिजनेस है, ये जो टर्म बिजनेस यहाँ पर आपके लिए लिखा है, बिजनेस का मतलब है आप कोई ट्रेड भी कर सकते हैं या आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। आप या तो खरीद कर बेच रहे हैं या आप बना कर बेच रहे हैं, दोनों ही बिजनेस की कैटेगरी में आती है। जब आप कोई ट्रेड करते हैं, जब आप कोई गुड्स खरीद कर बेच रहे होते हैं, तो कभी कभी आप उसके साथ भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट हुआ। अब आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई हम ये बिजनेस करते क्यों हैं, इस बिजनेस के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पस। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आज हम इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर? आई होप ये आपको टॉपिक की बात समझ में आई होगी कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। चलिए जी, तो आते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव पर। तो देखिए हर एक बिजनेस के कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम एक बिजनेस क्यों करते हैं, वाई, हम क्यों कर रहे हैं किसी भी बिजनेस को। तो अगर आप लोगों को ये लगे कि हम बिजनेस केवल पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो ये बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पर हमारा ये पर्पस होता है कि हम क्या कमाएं, पैसे कमाएं। करेक्ट? तो ये तो होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड। एक होते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव, बेटे सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारी सोसाइटी के रिगार्डिंग है। करेक्ट? तो यानी कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं। ये जो टॉपिक आप अपने सामने देख रहे हैं बेटे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के एमसीक्यूज और इसकी केस स्टडी एग्जाम में बहुत आती है। ठीक है, ये जो क्लासेस आप देख रहे हैं, ये जिस क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, ये क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारा कोई पेड प्लान लेना चाहे वो भी ले सकता है। पेड और नॉन पेड प्लान में क्या डिफरेंस होता है कि पेड प्लान में हम पूरी तरीके से आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस को भी गाइडलाइंस देते हैं कि आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो भी बताते हैं। आप वीक में अपनी प्रॉब्लम पूछने के लिए भी ऑफलाइन बैच में भी आ सकते हैं। उसके अलावा हम उसमें जो हमारी पेड क्लासेस होती हैं उसमें हम प्रैक्टिस भी कराते हैं सब चीज़ों की, केस स्टडीज़ की, एमसीक्यूज की। और जो फ्री क्लासेस हैं उनमें हम केवल कंटेंट एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, तो अगर आपको फ्री फ्री क्लासेस में भी इनफ लगता है तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको पेड क्लासेस लेनी चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए, तो हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हम सबसे पहले आते हैं, भाई हमारा सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। भाई कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए बनता है, अर्निंग करने के लिए बनता है। तो हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वो होता है अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि हमारा टारगेट होता है हम कोई भी चीज कम में बनाएं, कोई भी प्रोडक्ट कम में बनाएं और ज्यादा में बेचें। ठीक, सेकंड हमारा होता है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मार्केट स्टैंडिंग
इसका मतलब बेटे मार्केट में सर्वाइवल, हम मार्केट में बने रहें, हम मार्केट में सर्वाइव कर पाए, हम मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने टिक पाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बार बार अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस करते हैं ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के बराबर रहें या अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहें। अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स से पीछे हो गए तो हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा। तो मार्केट स्टैंडिंग का मतलब है कि अपनी पोजीशन को बनाए रखना, करेक्ट, कंपटीशन में खुद को बनाए रखना, दैट इज कॉल्ड मार्केट स्टैंडिंग। थर्ड होता है आपका इनोवेशन। बेटा देखिए, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोडक्ट थोड़े टाइम बाद वो लोगों को बोर कर देता है अगर उसके अंदर इनोवेशन नहीं होगी तो। बेटे इनोवेशन का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आना, न्यू प्रोडक्ट लेकर आना, न्यू मेथड ऑफ डिलीवरी लेकर आना, नई नई चीजें बनाना। आजकल आप देखिएगा, एक बात ध्यान से समझिएगा, किसी जमाने में आपसे 5 से 10 साल पहले जब आप कहीं बाहर खाना खाने जाते थे तो वहां पर मैटर करता था कि खाना कितना अच्छा है। लेकिन आजकल खाने के साथ साथ मैटर करता है कि वो एम्बियंस कैसा है जहां आप खाना खा रहे हैं। खाना तो घर में भी खाते हैं सब, तो आजकल सबको लगता है कि हम ऐसी जगह खाना खाने जाएं जहां पर इंटीरियर भी अच्छा हो, जहां पर हमारी सेल्फी भी बहुत अच्छी आए, जहां पर हम ग्रुप फोटोग्राफ लें तो वो भी बहुत अच्छी आए। यानी कि लोग एक खाना खाने की चीज को भी एक इवेंट बनाना चाहते हैं कि उनको एक मेमोरी की तरह याद रहे। तो आप देखिए रेस्टोरेंट में भी क्या होने लग गया, वो भी अपनी हर चीज को इनोवेट करने लग गए, हर चीज को नई तरीके से प्रेजेंट करने लग गए। किसी ने खाना खिलाने का तरीका बदल दिया, किसी ने अपने आके इंटीरियर को बदल दिया, किसी ने अपने आगे फर्नीचर को बदल दिया। तो बिजनेस में सरवाइव करने के लिए और अपने कस्टमर को बार बार अपने पास बुलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इनोवेशन करना पड़ता है। इसका मतलब न्यू टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू मेथड्स, न्यू आइडियाज आपको क्या करने पड़ते हैं, इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बेटे फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब है जैसे कि आपके पास मशीन्स हैं, ठीक, लेबर है, इनका अच्छा यूज करना, इनका वेस्टेज ना हो। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब पैसे, पैसे संभल कर यूज करना, वहीं पर यूज करना जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, वेस्ट ऑफ मनी ना करना। क्लियर। आप देखिए जो भी बिजनेसमैन होता है, सपोज करिए उसकी दुकान पर, उसके शोरूम पर जिस आइटम की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी ज्यादा यूनिट ऑर्डर करता है, ज्यादा यूनिट मंगवाता है। जिसकी कम यूनिट चाहिए होती है वो कम मंगवाता है। वो अपना पैसा वेस्ट नहीं करता, वो उन चीजों में पैसे ज्यादा लगाता है जहां से उसे लगता है कि उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा बेनिफिट होगा। वो आइटम्स, वो आर्टिकल्स को धीरे धीरे अपनी दुकान पे रखना ही बंद कर देता है जिससे उसे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम अपने रिसोर्सेज, चाहे हमारा कोई सा भी रिसोर्स हो, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा कि हमारे रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो कोई भी बिजनेस अपना रिसोर्स वेस्ट करना नहीं चाहता। नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखिए इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, एक ध्यान से मेरी बात समझिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं 1 आवर में, 1 घंटे में मैं 10 यूनिट्स बनाता था और अब मैं 1 आवर में 15 यूनिट्स बनाता हूं। दैट मीन्स दिस इज द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो बेटे कोई बिजनेस तभी ग्रो करता है जब वो अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर आप पहले जितना काम कर रहे थे, अगर आप अब उतने ही टाइम में उससे ज्यादा काम कर रहे हैं तो अब आपकी ग्रोथ होगी, अब आप आगे बढ़ेंगे। और ये हो कैसे सकता है, हो सकता है आपने न्यू मशीन खरीद ली हो, या अब आपकी जो लेबर है वो पहले से ज्यादा क्वालिफाइड हो गई हो, आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए हो। तो क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये 5 हमारे होते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। यहीं से एमसीक्यू मिल सकता है आपको, किसी भी एक का नाम दे देगा कि इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी किसका पार्ट है, इकोनॉमिक का, सोशल का, बोथ का, नन ऑफ द अबव का। तो आप लिखेंगे कि किसका पार्ट है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। और अगर इनके अंदर का कोई कंटेंट दे दिया, जैसे कि सपोज करो आपको यहाँ पर कंटेंट दे दिया कि अर्लियर वी वर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स इन 1 आवर, नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग 15 यूनिट्स इन 1 आवर।
तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी वाला। तो देखिए एक बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए उसके ये सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या करने चाहिए, हमें पूरे करने चाहिए। क्लियर। अगर आप टाटा की बात करें, टाटा एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत ही लंबे टाइम से 100+ ईयर्स से वो हमारी कंट्री में चलती आ रही है। 1907 में टाटा हमारी यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, हमारी इंडिया में स्टार्ट हुई थी। ठीक, तो अब आप सोचिए 1907 से स्टार्ट हुई थी और नाउ इट इज 2023। तो अब तक भी वो कंपनी चलती आ रही है। क्यों? उसने इन सब पर फोकस करा है। वो अपनी प्रॉफिट भी बनाती है, वो मार्केट में सरवाइव भी करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं तब भी कॉम्पिटिटर्स से आगे रहती है, अपने प्रोडक्ट्स के साथ इनोवेशन भी करती रहती है, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करती है और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती रहती है। करेक्ट। तो दीज आर दी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस। देखिए ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, ये वो ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम इन्हें फुलफिल नहीं करेंगे तो हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कभी ना कभी डिस्टर्ब होंगे। आपकी शॉप पर, आपकी फैक्ट्री में कोई कस्टमर आता है तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस। अगर आप लोगों से पैसे ले रहे हैं तो इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कि आपका ये भी पर्पस है कि मैं उन्हें एक अच्छी गुड्स, एक अच्छी सर्विस क्या कराऊं, प्रोवाइड कराऊं। अगर आप सपोज करिए आप किसी पर्सन को पैसे ले लेते हैं लेकिन ठीक से उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं कराते, तो बेटा ये सेल रिपीट नहीं हो पाती। मान लीजिए एक बार तो वो गुड्स ले गया लेकिन अब वो दोबारा आपकी शॉप पर नहीं आएगा और 4 लोगों को और मना करेगा, तो आप अर्निंग प्रॉफिट कब कर पाओगे? जब पुराने कस्टमर लौट कर दोबारा आएंगे और नए कस्टमर अपने साथ लेकर आएंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि आप क्वालिटी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट आता है अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बेटे यहां पर सिंपल सी बात है, इसका मतलब है डिसऑनेस्ट बिहेवियर। बेटे बेईमानी ना करें आप किसी के साथ, झूठ ना बोले, मक्कारी ना करें, धोखेबाजी ना करें। कोई पर्सन 5 kg गुड्स खरीदने के लिए आया, आपने कुछ गड़बड़ करके उसको 4.5 दे दिया। एक पर्सन ने आपको आगे बोला कि जी मुझे प्योर कॉटन की शर्ट चाहिए, आपने उसको मिक्स कॉटन की शर्ट दे दी। एक कह रहा मेरे को प्योर डेनिम चाहिए, आप उसको प्योर डेनिम के साथ कुछ गड़बड़ करके दे रहे हैं। तो आप और कोई चोरी चकारी ना करें, आप कोई गड़बड़ ना करें। ठीक, अपने प्रोडक्ट में मिलावट ना करें, नकली सामान ना बेचें अपनी दुकान पर। तो ये सब क्या है आपके, ये आपके अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। थर्ड पॉइंट आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिस सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं वहां के लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराएं, लोगों को काम पर रखें, उन्हें काम सिखाएं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ करें, अपनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ करें। वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। बेटे अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैप्पी नहीं होते, वो एम्प्लॉय बहुत लंबे टाइम तक, वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम तक चले, ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, योर एम्प्लॉय शुड बी सेटिस्फाइड। उनके वेलफेयर का ध्यान रखें कि जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वो वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों, ठीक, वो एटमॉस्फेयर अच्छा हो, उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ मिलें, उन्हें साफ़ सुथरे टॉयलेट्स मिले यूज़ करने के लिए, उन्हें पीने का साफ़ पानी मिले, उन्हें साफ़ हवा मिले, उन्हें काम करने के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट मिले, उन्हें ठीक मशीनें मिले। तो ये सब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट आता है कम्युनिटी सर्विस। बेटे कम्युनिटी सर्विस मतलब समाज की सेवा, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है। यानी कि जिस सोसाइटी से, जिस जगह से आप इतने पैसे कमाते हैं उसके लिए भी आप कुछ अच्छा करें। तो आप देखें कि होता रहता है ऐसा, जैसे किसी सपोज करिए किसी कंपनी ने कहीं पर एक जो है कैंप चला दिया, ब्लड टेस्ट कैंप चला दिया, कहीं पर किसी ने आई टेस्ट कैंप चला दिया, कोई जो है सफाई कैंपेन जो है स्टार्ट कर देता है, क्लीनलीनेस ड्राइव शुरू कर देता है, कोई क्या करता है चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है, कोई ऑर्फनेज के बच्चों को खाना खिला रहा है। तो क्या है ये, कुछ ना कुछ ये है कम्युनिटी सर्विस। तो यानी कि ये नहीं कि आप केवल पैसा पैसा पैसा, बिजनेस बिजनेस करते रहें।
आप ये सब ऑब्जेक्टिव भी तभी अचीव कर पाएंगे जब आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में ऑल्दो आपका पैसा भी खर्च होता है, लेकिन उसका एडवांटेज आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है। इन सब चीजों को करने से आपकी जो गुडविल है, आपकी जो रेपुटेशन है, वो इम्प्रूव होती है। इन्हें करने से आपकी जो गुडविल है, आपकी जो रेपुटेशन है, वो इम्प्रूव होती है। तो जब गुडविल इम्प्रूव हो जाएगी तो लोग आपके साथ ज्यादा कनेक्ट होंगे, आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होंगे। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। क्या पढ़ा हमने? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। क्लियर? आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। बेटे इनको समझना जरूरी है। अपने पास आप इनकी हेडिंग्स लिख सकते हैं, जो मैंने बताया उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाकर अपने पास लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम में आपको इनके अंदर जो लिखना है आपको वो एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज लिखें जो एनसीईआरटी में लिखी है या किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक में लिखी है। जो बात आपको समझ में आई है वो आपको लिखनी चाहिए वहां पर। ठीक, अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक सी है तो आप उसे अपने सिंपल इंग्लिश में लिखें। बहुत ज्यादा भारी भरकम वर्ड यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर, पॉइंट्स बनाकर आप इनके आंसर लिखें। जैसे कि मैं आपको एक दो पॉइंट दिखाता हूँ। ठीक, जैसे देखिए यहाँ लिखा है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और पहला ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट। तो क्या लिखा है? प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हम जो पैसे लगाएं उसके बदले हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। वन ऑफ द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आप पैसा लगाते हैं उसके बदले में आपको क्या मिलता है? आपको कैपिटल पर इन प्रॉफिट मिलता है। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, क्या कमाना चाहिए? रीजनेबल प्रॉफिट। अगर आपकी कोई चीज 100 रुपीज की है तो एक रीजनेबल प्रॉफिट क्या है कि आप उस पर 20 कमा लो, 50 कमा लो, 30 40 कमा लो, इतना ही है रीजनेबल प्रॉफिट। ये तो नहीं कि अगर किसी को जरूरत है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाओ, 100 रुपीज की चीज को 500 में बेचो। 500 इज नॉट अ रीजनेबल प्रॉफिट। अगर आप 100 रुपए की चीज को 500 में बेचते हैं, आपको 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 400 रुपीज इज नॉट अ रीजनेबल प्रॉफिट। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप सामने वाले को लूट रहे हैं। करेक्ट? जैसे कोविड के टाइम में हुआ था, अगर सपोज करो एक फेस मास्क 10 रुपए का है तो रीजनेबल प्राइस क्या है कि वो चलो 15 का, 17 का, 18 का, हार्डली 20 का, इतने का बेचो आप उसको। लेकिन आप सोचो अगर 10 रुपीज की चीज आप 150 रुपीज में बेच रहे हो तो आप क्या कर रहे हो बेटे? ये बिजनेस नहीं है, दैट इज ब्लैक मार्केटिंग। आप धोखेबाजी कर रहे हो, काला बाजारी कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो। तो आपका बिजनेस तभी अच्छा माना जाता है जब आप एक रीजनेबल प्रॉफिट किसी से कमाओ। करेक्ट? तो रीजनेबल प्रॉफिट चाहिए होता है किसके लिए? सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। प्रॉफिट होगा तभी तो कोई आगे काम करने का भी तभी मन करेगा जब प्रॉफिट होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप ये पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं। अगला आता है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग रेफर्स टू पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू कॉम्पिटिटर्स। आपको अपनी पोजीशन भी बनाकर रखनी है कॉम्पिटिटर्स के सामने। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? नई नई चीजें लेकर आते हैं, उनसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, ऑफर्स निकालते हैं। क्या इंश्योर करने के लिए? मार्केट स्टैंडिंग को इंश्योर करने के लिए। करेक्ट? तो बेटे इसी तरीके से जो बातें मैंने अभी आपको बताई वो चीजें आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा और वो होगा कि अगर हम प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट का हमारे बिजनेस में क्या रोल है? रोल ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस। आज हमने क्या पढ़ा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। जो जो बातें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं वो सभी बातें यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई हैं। क्लियर? तो इसी तरीके, और ऐसा नहीं कि यहाँ मैंने कुछ अलग लिखा हुआ, बेटे वही सब चीजें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी हैं यहाँ पे वही लिखी है। तो आप एनसीईआरटी बुक से एक बार रिव्यू करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भी कोई बात नहीं। आप केवल अपने पास इन्हें नोट कर लीजिए, ये आप अपने पास नोट कर लीजिए, और इन सबकी जो छोटी छोटी एक एक दो दो लाइन की समरी है वो बना लीजिए। दैट विल बी मोर देन इनफ। नो नीड टू डू मच। एग्जाम में इसकी प्रैक्टिकल बातें आती हैं तो जब आपको ये समझ में आ जाता है आप अपने आप इसके आंसर लिख देते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। आज हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्लियर? बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव है? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज इकोनॉमिक, वन इज सोशल। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ते रहें, नोट्स प्रिपेयर करते रहें तो आपको काफी फायदा मिलेगा इन क्लासेस का। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।